Hello, dear bankers. I hope you all are doing great. Welcome to EduTap. सो आज जो मैं सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए ये अगेन जो पिछला सेशन हमने किया पीवाई क्यूज पर नवंबर 2025 के चैब आईई एंड आईएफएस एग्जाम के जो रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट वन हमने किया था जिसमें करीब हमने 35 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज जितने रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है जो रिकॉल कर पाए और जो हमारे स्टूडेंट्स ने आके हमें बताए कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आया था इस टाइप का आया था ये ऑप्शंस थे है ना। तो उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं आज 40 के अराउंड हम कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लेट मी टेल यू टू थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कि वो लोग जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर कर आए हैं उनके लिए तो ये यूजफुल होने वाला है बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर शायद आपने गलती करी है, कहाँ पर किस तरह से आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। सेकंड, द पीपल हु आर अपियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम उनको तो बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियोस देखना बिकॉज आपको पता चलेगा कि किस डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ब्राइट चांसेस है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इस सेशन में समझ नहीं आएंगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जहाँ पर चाहिए है ना वो हम इतने सारे क्वेश्चंस में एक साथ हम अचीव नहीं कर सकते। वो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको आइडिया ज़रूर लगेगा कल को अगर आप नैपफिड पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल तो यू विल नो कि एग्जाम में किस तरह के नैपफिड के क्वेश्चंस पूछे गए थे बिकॉज आज आपने ये सेशन देखा होगा। तो हुएवर इज अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उनके लिए तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट वॉच एंड आई एम श्योर कि जो ऑलरेडी अपियर कर चुके हैं और रीअपियर करने वाले हैं उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर डूइंग दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें पीवाईक्यू सिंस 2023 मिल जाएंगे जो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट आउट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 36, which of the following best describes the objectives of ease reforms? ease reform क्या है? enhanced access and service excellence, enhanced access and service excellence। ठीक है, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग प्लीज, ठंड बहुत है इसलिए खराब है ना। नहीं, मेरी एक्चुअल में भी खराब ही है बट दैट इज नॉट द पॉइंट गाइस। द पॉइंट इज कि ये जो इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस है ये नॉर्म्स है, रिफॉर्म्स हैं जो कि बैंक्स में लाए गए ताकि वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, कस्टमर फ्रेंडली बना सके और टेक एरिया में काफ़ी एक्सीलेंस अचीव कर सके, टेक इनकलकेट कर सके सो दैट द प्रोसेसेस आर ईजियर। पहले केवाईसी के लिए ब्रांचेस में जाना पड़ता था, अब घर बैठे बैठे हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग है ना, पहले उसमें भी कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी बट नाउ इट इज़ जस्ट वन ऐप हैंडलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग, राइट। तो ये सब कुछ जो ईजी होता जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ईज रिफॉर्म्स। ये काफ़ी सारे स्टेजेस में आए। ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम ईज रिफॉर्म्स 1.0। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले वाला रिफॉर्म है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। एंड ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो आए हैं आपने बताना है कि कौन से इसमें से फीचर्स हैं जो ईज रिफॉर्म 1 के हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस एंड प्रूडेंशियल स्टैंडर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट के लिए और गवर्नमेंट कंप्लाइंस के लिए इसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए। तो ये बिल्कुल सही बात है बिकॉज ये फर्स्ट जो फेज है रिफॉर्म्स का वो था, है ना। तो सबसे पहला तो वही है कि आप अपनी गवर्नेंस और कंप्लाइंस को इजी बनाते हो, राइट। उसके बाद इन्हांस्ड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस एंड इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर्स के लिए प्रोसेसेस को स्मूदर आउट करने का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिफॉर्म। डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंप्रूविंग क्रेडिट एक्सेस इन अंडर सर्व्ड रीजन्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। वो रीजन्स जहाँ पर बैंकिंग नहीं पहुंच पा रही थी, जहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल इजी नहीं था, अंडर सर्व थे वो, उनके लिए हमने इसे एक्सेसिबल बनाया। एंड इंप्रूविंग क्रेडिट ऑफ टेक थ्रू बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बड़ा जनरलाइज सा पॉइंट है लेकिन ये सारे ही लेट मी टेल यू कि ये ईज रिफॉर्म 1 के जो है पार्ट्स थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। In an NBFC, whose principal business is providing micro loans to low income households, qualifying borrower is classified as, अब देखो NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये कंपनीज हैं जो कि बैंक्स नहीं है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डी मॉड्यूल एंड सी मॉड्यूल वाले होने वाले हैं।
ठीक है? और इनमें ना कुछ भी जनरलाइज़्ड नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ़ एनबीएफसी की डेफ़िनेशन बता दूँ तो हो जाएगा, नहीं। हर एक चीज़ एनबीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नैबफिड, ये वो बहुत कुछ आप सुनोगे नया-नया, फैक्टरिंग, स्पेशली फॉर द पीपल हू आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको शुरुआत में ही दे दूँ कि बहुत वर्ड्स आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, उनको बहुत डीपली कॉन्सेप्चुअली हम नहीं समझेंगे, लेकिन एक छोटा आइडिया ज़रूर ले लेंगे कि कल को आप जब पढ़ो तो आप रिलेट कर सको। ठीक है? और जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, उनको तो डेफिनिटली पता होगा एनबीएफसीज़ और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव आज का थोड़ा अलग लेकर चलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा डाइव इन डीप नहीं करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पीवाईक्यू, ठीक है? तो पैटर्न समझेंगे और बेसिक जो कहते हैं ना ओवरसी करेंगे कि किस क्या क्या टॉपिक है, किस तरह के इसमें से कितने डेप्थ में ऑप्शंस पूछे गए हैं, केस स्टडीज कितनी है, न्यूमेरिकल्स कितने हैं, ऑल दैट, राइट? सो एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस इस बार एनबीएफसी से रिलेटेड आए हैं। तो उसमें से एक था ऑन द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, राइट? सो इसमें पूछा गया है कि माइक्रो लोन्स जो प्रोवाइड करती है एनबीएफसीज वो इनमें से कौन सी है। अब देखो ऑप्शन में नाम अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बी इसका करेक्ट आंसर है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है? तो बी आंसर है, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन किस बेसिस पर है? एनबीएफसीज के जो टाइप हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन कि इनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है। तो 50% ऑफ देयर एसेट्स, एसेट्स क्या है जो लोन्स वो दे रहे हैं, दैट शुड बी फ्रॉम जिस टाइप की वो पार्ट है। अब अगर यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो 50% जो एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स वो हाउसिंग में जाने चाहिए, ठीक है? ये और एसेट्स क्या होता है, किसी भी बैंकिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके अगर मैं पढ़ूँ तो एसेट का मतलब है जो लोन्स आप दे रहे हो। बैंक जो लोन्स देता है वो उसके एसेट ही तो है ना? तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए जो लोन्स दिए जा रहे हैं 50% ओवरऑल लोन्स का इनके पास होना चाहिए, माइक्रो वालों के पास होना चाहिए। एंड 50% ऑफ रेवेन्यू जो इनकम जनरेट हो रही है दैट शुड ऑल्सो बी फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो अगर एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस वाली है तो जो माइक्रो लोन्स है वो 50% से ज्यादा होने चाहिए, और जो ओवरऑल रेवेन्यू ये जनरेट करी एनबीएफसी वो भी माइक्रो फाइनेंस से 50% से ज्यादा आना चाहिए। बेसिक सी बात है, ठीक है? तो बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है? तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज क्या होती है? वो बीच के लोग जो कि गैप कवर करते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी का और जो फाइनल कस्टमर है उसके बीच का, ठीक है? इंटरमीडियरी है। तो इंश्योरेंस एजेंट, इसमें एजेंट, ब्रोकर्स, एग्रीगेटर्स ये सब आ जाते हैं। एंड इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट्स ओनली वन इंश्योरेंस कंपनी, असिस्ट विद कॉन्टिन्यूएंस रिन्यूअल एंड क्लेम फैसिलिटेशन। ये बिल्कुल सही बात है, जो एजेंट होता है ये एक ही कंपनी को के प्रोडक्ट्स को आगे इंडोर्स करता है। Insurance broker may deal with more than one insurer, advises customers on product choice without charging them। ये बिल्कुल सही बात है, जो इंश्योरेंस ब्रोकर होता है वो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस के साथ भी रिलेट करके अपने जो सर्विसेज है या जो प्रोडक्ट्स है उनको बेच सकता है। Agents and brokers must be licensed by IRDAI and follow prescribed code of conduct. Very, very important. Yes. IRDAI is the regulatory authority, ठीक है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस के लिए, हमेशा याद रखना है। IRDAI इसकी रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस सेक्टर की पूरे की। तो उसके द्वारा दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट इन्हें फॉलो करने होते हैं, बिल्कुल करने होते हैं। ये डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट बेचें और कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा बढ़े, ऐसा नहीं है। ये जो इंश्योरेंस के प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं ना, ये बहुत ही स्टैटिस्टिकल डेटा, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी और चीज़ों पर डिसाइड होते हैं। प्लस लिमिटेशंस कुछ IRDAI के द्वारा भी दी जाती हैं। तो खुद से ये डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फोर्थ जो है इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। With respect to the shareholding structure of NABFID, which of the following statement are correct? The central government must hold a minimum of 26% of NABFID's share capital at all times. It is true. NABFID है क्या वैसे? NABFID है एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब भी मैं आगे DFI का जिक्र करूं तो बस ये समझ लो कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है और उसे डेवलप करने के लिए हमने DFIs अलग अलग बना लिए हैं, ठीक है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो नैबफिड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हिंदुस्तान में बना है, ठीक है? रिसेंटली बना है, 2020 में बना है। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए नैबफिड जो है वो बना है। बैंक नहीं है, इट्स अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आईसीआईसीआई भी बैंक नहीं था जब वो बना था, वो एक डीएफआई था, बाद में बैंक में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट होल्ड अ मिनिमम ऑफ 26% ऑफ नैबफिड शेयर कैपिटल एट ऑल टाइम्स। यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नैबफिड जो कि बना है 1 लाख करोड़ के पेड अप ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल के साथ, अ, इसकी जो मिनिमम होल्डिंग है वो होनी ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा 26% तक। इट इज सेट बाय द एक्ट जिसके ऊपर ये बना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। शेयर्स ऑफ नबफिड में बी हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, सुवेरियन वेल्थ फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सही बात है। अलग अलग और इन्वेस्टर्स भी इसमें हो सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 लाख करोड़, यहाँ पर आई गया फुली पेड अप कैपिटल, फुली पेड अप शेयर, तो ये भी ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट परमिटेड टू होल्ड इक्विटी, तो ये गलत है बिकॉज ऑलरेडी अभी हमने जब वन में बोल दिया है कि है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है, तो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए पॉइंट। Regarding the NABFID's role in infrastructure financing, which of the following statements are correct? अब अगेन NABFID के रोल की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया में, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट रोल इंक्लूड्स डेवलपिंग द मार्केट फॉर बॉन्ड्स, लोन्स, डेरिवेटिव्स यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ठीक बात है। ठीक है, मार्केट से अलग अलग मतलब अलग अलग तरीकों से फंडिंग जो है ये इकट्ठा करता है। तो वो चाहे गवर्नमेंट के फंड से हो, है ना, चाहे कैपिटल मार्केट से पैसा उठाए एंड ऑल दैट। NABFID इज परमिटेड टू अट्रैक्ट प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी ठीक बात है। प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है ये उठा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी उठा सकता है, डोमेस्टिक से भी उठा सकता है। NABFID इज restricted only to financing government infrastructure projects and cannot फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं है। ओवरऑल हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ये है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट प्रोजेक्ट है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। DFIs आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब DFI मैंने आपको बता ही दिया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट रोल एडिशनल टू लैंडिंग, लैंडिंग तो प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ ये प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट रोल भी इनका होता है। प्रमोशनल मतलब सिखा दिया, है ना, कि कैसे एक एरिया को बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, है ना। या स्मॉल इंटरप्राइजेस से रिलेटेड स्कीम्स बना दी, तो प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट दोनों तरीके की एक्टिविटीज ये करते हैं एडिशनल टू द बेसिक लेंडिंग फैसिलिटी। एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स लाइक कमर्शियल बैंक्स एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल ऑपरेशंस, क्या ये बैंक्स हैं? क्या डीएफआई बैंक्स हैं? नहीं, ये बैंक्स नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस है जो कि अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं, फंडिंग इकट्ठी करते हैं और लोन्स देते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं सेविंग्स अकाउंट खोल के यहाँ पे अपने पैसे रख सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स लाइक कमर्शियल बैंक्स, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Offering long-term loans where private financial institutions are unwilling or unable to lend. Yes, this is absolutely true. लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर देते हैं, लेंडिंग की सुविधा जरूरी है, प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। IRDAI हैज हाउ मेनी होल टाइम डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, तो ये जो IRDAI है इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 1 फुल टाइम चेयरमैन एंड 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स एंड 5 फुल टाइम डायरेक्टर्स इनके पास होते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5, ऑप्शन सी। द गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक, ठीक है, बैड बैंक, आपने बैड डेट सुना है? बैड डेट क्या होता है? बैड डेट बुरा डेट, है ना। आपने कर्ज दिया था किसी को ये सोच के कि आपका एसेट है, लेकिन वो तो नालायक निकला, वो तो एनपीए निकला। बैंक ने लोन्स दिए सोच के कि हमारे एसेट है, कल को ये पैसा जो 1 लाख मैंने लोन में दिया है ये तो वापस आएगा ही, साथ में ये बंदा इंटरेस्ट भी देगा मुझे जो मैंने लोन पे चार्ज किया। लेकिन वो बंदा भाग गया, वो नालायक हो गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। एनपीए से डील करने के लिए एक बैड बैंक जो है गवर्नमेंट ने बनाया, आरबीआई ने बनाया। एंड ये जो बुरे खाते होते हैं वो बैंक से खरीद लेता है और बाद में उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है, जो भी जितना भी वो फेच कर सकता है फंड उसमें से निकालता है और उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एनपीएस को डील करने के लिए
हमारे पास एक बैड बैंक है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं NARCL। ठीक है, NARCL। ये वैसे ड्यूल मॉडल है। ठीक है, NARCL खरीदता है और IDRCL दोबारा से उसे इन्वेस्ट करता है। तो NARCL का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। Under the Section 22 of the Banking Regulation Act, no banking company can commence banking business in India without obtaining a license from. तो ये BR एक्ट जो सेक्शन 22 है वो कहता है कि आप अगर एक बैंकिंग कंपनी हो तो आप किसकी परमिशन के बिना किसके द्वारा लाइसेंस ऑब्टेन किए बिना काम नहीं शुरू कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जो चीज़ है ये है कि इट इज़ अ बैंकिंग कंपनी। कंपनी, ठीक है, कंपनी जहां पर भी आ गई तो कंपनी लॉ एक्टिवेट हो जाता है, राइट। तो अब किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा? यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा RBI से, राइट। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज बैंकिंग कंपनी है। The system introduced by NPCI to facilitate high volume automated bank to bank debit and credit transactions such as EMI, SIP, insurance premium, salary processing, ये सब NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए जो हमें बैठ के घर से है ना अपनी EMI पे करनी है, SIPs लगानी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, सैलरीज जो प्रोसेस होकर आती हैं हमारे पास हर महीने बल्क में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। तो किस सिस्टम का इस्तेमाल हम करते हैं? तो यहाँ पर जिस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, पहले हम ECS का उपयोग करते थे और अब उसको रिप्लेस कर दिया है NACH ने। Which among the following is or are correct, is or are characteristics of deposit taking NBFCs? तो कुछ NBFCs ऐसी होती हैं, NBFCs, ठीक है। अभी जो हमने पहले डिपॉजिट टेकिंग जिस क्वेश्चन में बात करी थी वो हमने DFIs की बात करी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो बोला था कि DFIs नहीं लेते, है ना। तो पहली बार अगर सुन रहे हो तो कंफ्यूजिंग लग सकता है। DFIs बिल्कुल नहीं लेते। NBFCs के कुछ टाइप्स होते हैं जो डिपॉजिट्स ले सकते हैं, राइट। तो NBFCs are allowed to accept and renew public deposits for minimum of 12 months and maximum period of 60 months. तो ये इनका एक फीचर है। अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFCs हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप NBFC का टॉपिक करो सारे टाइप्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ो ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इसमें से ऑलमोस्ट हर बार। तो द NBFCs आर अलाउड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट्स। अब लिखा ही है कि डिपॉजिट टेकिंग है तो ऑब्वियसली वो डिपॉजिट ले सकते हैं और रिन्यू कर सकते हैं 12 महीने एंड मैक्सिमम 60 महीने तक। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड। नहीं, वो बस डिमांड पर रीपेबल नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड। द इंटरेस्ट मे बी पेड और कंप्यूटेड एट रेस्ट्स नॉट शॉर्टर देन मंथली रेस्ट्स। तो ये बेसिकली जो इसकी आप इजी तरीके से समझ सकते हो वो ये कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड जो है वो होता है और उस रेट पर पे करना होता है, ठीक है। ये शॉर्टर एंड मंथली रेस्ट जो है ये उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, बट लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ। अभी के लिए इतना समझ लो कि NBFC जो है कुछ टाइप के ऐसे होते हैं जो कि डिमांड सॉरी डिपॉजिट्स जो है वो रख लेते हैं लेकिन वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैंने बस अपना यू डाला कोड और मैंने अपना पैसा निकाल लिया, दैट इज नॉट हाउ इट इज। एंड सेकेंड 12 मंथ्स टू मैक्सिमम 60 मंथ्स का टाइम जो है उसके लिए होता है अगर आपको अपने डिपॉजिट्स निकालने हैं। तो इंटरेस्ट जो अगर इस पे पे करना है वो कंपाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। सो 1 and 3 आर करेक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग नेशनल पेंशन स्कीम। तो कौन सी है नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी? दैट इज PFRDA। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और IRDAI किसकी है? इंश्योरेंस की। RBI किसकी है? बैंक्स की। सेबी किसकी है? कैपिटल मार्केट्स की। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी कैपिटल मार्केट्स है उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा DFI है? SBI है? नहीं है। SIDBI है? बिल्कुल है।
ठीक है, सिडबी है, और आपका आईसीआईसीआई बता दिया मैंने, नैबफिड बता दिया, नबार्ड, है ना, ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। आईएफसीआई जो सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो याद रखने हैं नाम आपको जब भी पढ़ोगे, तो टाइप्स तो नहीं है, बट अलग अलग जो डीएफआईज मेंशन्ड है आपके सिलेबस में वो आपने ध्यान से पढ़ना है। With reference to reinsurance, which of the following statement correctly represents its objectives? Reinsurance क्या होता है? मैंने आपको बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, अगर आपके घर में आग लगी तो मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन ये बोलकर मैं खुद ही डर गई, क्योंकि आपका घर 1 लाख का है, मेरे पास 1 लाख रुपए शायद है शायद नहीं है, लेकिन मैं डर गई कि यार कल को लग गई आग तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने खुद भी एक इंश्योरेंस ले ली। ठीक है, मैंने अपने 50 लाख की 50,000 की इंश्योरेंस ले ली। अब क्या हुआ, रिस्क डिवाइड हो गया, तो ये जो है दैट इज माई री इंश्योरर। Right, so this is the concept of reinsurance. Reinsurance helps insurers to expand their underwriting capacity. ये जो मैंने आपका रिस्क लिया ना, that is called my underwriting capacity, by allowing them to take larger or riskier policies, right? So it is absolutely true. Reinsurance protects the insurer's balance sheet by stabilizing loss. ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं वो इंश्योरर जो है उसके लॉस को स्टेबलाइज करता है। ये स्प्रेड करता है रिस्क को अक्रॉस मल्टीपल एंटिटीज, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। कुछ बहुत ही मेजर कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उस केस में बेसिकली रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। तीनों स्टेटमेंट का अलग अलग तरीके से वही मतलब निकल के आ रहा है। री इंश्योरेंस एलिमिनेट्स ऑल अंडर राइटिंग रिस्क। क्या ये सारे रिस्क को खत्म कर देते हैं? नहीं, रिस्क को डिवाइड करता है, खत्म नहीं करता, है ना। तो मेरे रिस्क को इसने कम कर दिया, क्योंकि मैंने अपने 50,000 किसी और से इंश्योर करा लिए, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं पूरी तरह रिस्क फ्री हो गई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। When a bank distributes insurance products on behalf of insurance company, एक बैंक है और वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है इशू कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइक एज अ लाइसेंस्ड कॉर्पोरेट एजेंट, द अरेंजमेंट इज नोन एज। तो बैंक इंश्योरेंस का काम कर रहा है, ये बैंक और इंश्योरेंस मिल गया, बैंक अश्योरेंस इज द वर्ड दैट वी यूज हियर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सो बैंक अश्योरेंस ए वुड बी द आंसर। कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, एक ऐसी सुविधा जिसके थ्रू जो कंपनीज हैं वो पैसा जो है उधार ले सकती हैं, राइट। तो कॉरपोरेट डिपॉजिट्स एक ऐसी सुविधा है, सीडीज बोलते हैं इनको। दे कैन बी इशूड बाय, कौन इनको इशू कर सकता है? इनको कंपनीज, कॉरपोरेट नाम में ही कॉरपोरेट है, कंपनीज, कंपनीज के लिए ये सुविधा है। So companies and NBFCs that are permitted to accept public deposits are under regulatory guidelines, ये इशू कर सकते हैं। बैंक्स एंड ऑल नहीं कर सकते। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक्स ही है, पेमेंट बैंक, रीजनल, डिफरेंशिएटेड बैंक ही है, ये नहीं कर सकते। अ कंपनी इज प्लानिंग, अच्छा ये केस स्टडी आ गई है। ओके, दिस इज अ केस स्टडी रिलेटेड टू मर्चेंट बैंक्स। मर्चेंट बैंक देखो पहले तो होता क्या है। नॉर्मल बैंक के पास क्या करते हो, आप जाते हो, अपने पैसे रखते हो, सेविंग्स करते हो, और ज़रूरत है लोन ले लेते हो। मर्चेंट बैंक्स होते हैं वैसे बैंक जो बोलते हैं कि भाई ठीक है, पैसे पूसे तो ठीक है, लेकिन आपको जो भी शेयर्स अपने इशू करने हैं कैपिटल मार्केट्स में से, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इसमें से पैसा उठाना है, अपने शेयर्स को इशू करना है, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए अंडर राइटर चाहिए। हर एक काम A to Z आपके रिस्क, मतलब इशू, शेयर्स इशू से लेकर आपके और अलग तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटीज, पूरे बिजनेस चलाने के लिए जो जो एरिया में आपको मदद चाहिए वो सारा कुछ हम करके देंगे। मर्चेंट बैंकर इज बैंकर ओनली फॉर द मर्चेंट्स, राइट। तो बिजनेस के लिए जो बैंकर है अलग से, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर की 4 कैटेगरीज हो सकती है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। कैटेगरी 1 जो है वो सबसे प्राइम कैटेगरी होती है, सबसे हाई इसमें एलिजिबिलिटीज चाहिए होती है कैटेगरी 1 में आने के लिए, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। लेकिन वो किसी भी कंपनी के हर तरीके की एक्टिविटीज जो है वो अपने पास ला सकता है, अपने मतलब कर सकता है। ठीक है, और ये काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फी, फी बेस्ड सर्विस है ये। सो मर्चेंट बैंकर इज रजिस्टर्ड, ये क्या बोल रहा है, अच्छा केस स्टडी पढ़ लेते हैं अब। कंपनी इज प्लानिंग अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 400 करोड़ के इक्विटी शेयर्स की पब्लिक इशू करना चाह रहे हैं। इट अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंकर टू एक्ट एज द बुक रनिंग लीड मैनेजर। बुक रनिंग लीड मैनेजर मतलब जो आपके इशू से रिलेटेड सारे काम करेगा। ठीक है, जो आपने सोचा है कि 400 करोड़ आप मार्केट से पैसा उठाओगे, उसके लिए आपको आईपीओ निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पूरी प्रोसेसेस होगी, आप पर्चे बनाओगे प्रोस्पेक्टस के नाम के, उनको इशू करोगे, है ना, परमिशंस एंड ऑल दैट, वो सारा काम
जो है बुक रनिंग लीड मैनेजर करेगा, विच इज अ मर्चेंट बैंकर, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। ठीक है, द एमबी इज रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। चलो बहुत ही बढ़िया, इन्होंने खुद ही बता दिया। सेबी रेगुलेशंस रिक्वायर दैट द लीड मर्चेंट बैंकर मस्ट एक्सेप्ट अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ 5% ऑफ द टोटल और 25 लाख विच एवर इज लोअर। अब ये मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ी अच्छी केस स्टडी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से ही बताई है। ये रूल है जो याद होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आया है कि नहीं, लेकिन ये फॉर्म जो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर इन्फॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही डाल दी हैं। ठीक है, सेबी रेगुलेशंस जो है इससे रिलेटेड, अंडर राइटिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर डाल दी है। एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है ना आए, ये नॉर्म्स आपको खुद से याद रखने हैं। सो द थिंग इज कि अंडर राइटिंग अगर आप इशू कर रहे हो और मैं आपकी मर्चेंट बैंकर हूँ, लेट्स से आप एक कंपनी हो, आपने मुझे हायर किया कि मैम हमें 100 करोड़ जो है कैपिटल मार्केट से उठाने हैं या 400 करोड़ उठाने हैं, आपने मुझे हायर किया। तो मैंने आपको बोला ठीक है, ये 400 करोड़ हमने पूरी प्रोसेस कर ली है, हम निकाल देंगे आईपीओ एंड एवरीथिंग। हो सकता है लोग जो है सब्सक्राइब कर ले, हो सकता है 400 करोड़ करोड़ के आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाए, है ना, शेयर होल्डर्स आ जाए और आपको पैसा दे दे, लेकिन व्हाट इफ 100 करोड़ के भी नहीं आए, तो क्या करेंगे? तो रिस्क जो है मैं ले रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मिनिमम जो है 400 में से लेट्स से 250 करोड़ तो आपके मैं करवाऊंगी ही। एक मिनिमम लिमिट होती है जो जितना की इन्वेस्टमेंट होनी ही पड़ती है ना, किसी आईपीओ को या किसी इशू को सक्सेसफुल होने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक पर्टिकुलर अमाउंट की होनी ही पड़ती है। ठीक है, तो उसकी गारंटी जो लेते हैं दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। तो मैंने आपको बोल दिया कि नहीं, मेरी अंडर राइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेबी की जो रेगुलेशंस हैं ये कहती हैं कि लीड मर्चेंट बैंकर जो है इसे एक्सेप्ट करनी है अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन। वो कितनी है? 5% ऑफ द टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट और 25 लाख विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर हमें टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट बताई नहीं है, तो वील अज्यूम इट इज 400 करोड़ ओनली। सो 400 करोड़ का 5% विल बी इन करोड़। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 25 लाख उससे कम है। और यहाँ पर क्या लेना है हमें? विच एवर इज लोअर। तो हमने क्या 25 लाख जो है वो सिलेक्ट कर लिया। द इशू इज फुली अंडर रिटन बाय अ कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब एक जॉइंट अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ज़्यादा इंग्लिश में हम नहीं जाएंगे, बट एक जॉइंट अरेंजमेंट के थ्रू ये फुली अंडर रिटन हो गई है, फुली सेफ हो गई है, सिक्योर हो गई है। आफ्टर रिसीविंग बिड्स देयर इज अ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ 8%। अब यहाँ पर 400 करोड़ की अगर बात हुई थी, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई 8% ऑफ द इशू की। ठीक है, द लीड एमबी मस्ट कैलकुलेट अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर चाहे 8% की हुई हो चाहे 10% की हुई हो, हमारे लिए तो क्राइटेरिया सिंपल है कि भाई 5% ऑफ अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन या फिर 25 लाख विच एवर इज लोअर। हमने कैलकुलेट कर लिया कि 25 लाख जो है दैट इज लोअर व्हेन वी कंपेयर 5% ऑफ 400 करोड़ या 25 लाख, तो 25 लाख हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी। तो अब बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Category 1 merchant banker is eligible to act as a book running lead manager to this issue. Absolutely correct. The minimum underwriting obligation of the lead MB would be 25 lakh since 5% of the underwriting is greater than 25 lakh. Yes, this is also absolutely true. Since the issue has 8% shortfall, the lead MB must calculate its underwriting responsibility as per SEBI's minimum obligation rule. ये भी सही है। कैटेगरी 3 मर्चेंट बैंकर्स कैन मैनेज इशू रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज अंडरराइटिंग एंड पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन। ये 3 वाला जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैटेगरी 1 होना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा बी। इट्स गिवन ए, नो इट्स नॉट ए, इट्स बी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। The FX retail platform for buying and selling foreign exchange by small medium customers was developed by the FX retail platform, foreign exchange retail platform, जहाँ पर foreign exchange में retailers जो है वो invest कर सकते हैं। और या इसके लिए क्या पूछा गया है? For buying and selling customers was developed by, अच्छा किसने डेवलप किया foreign exchange retail platform? तो इसका डायरेक्ट आंसर है किसने डेवलप किया? The answer would be Clearing Corporation of India, that is CCIL. With reference to the FX retail platform, again जो कि combination of two currencies में deal करता है, foreign exchange की ही, which of the following statement are correct? The platform allows customers to transact cash, spot, forward contracts, ये derivatives है एक तरीके से,
ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, जब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा। बट लेट्स से फॉरेन करेंसीज और उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, up to 13 months the platform was launched and operated by the Clearing Corporation of India Limited. There is no daily limit in the number of forex transactions, ये भी बिल्कुल सही है। They must hold a authorized dealer license, नहीं, कोई डीलर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई करवानी है एंड यू कैन एक्सेस द प्लेटफॉर्म। सो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरा बैंकिंग, जो बैंक्स अपने कोर बैंकिंग ऑपरेशंस के अलावा जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरा बैंकिंग। इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस बेचना, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट एजेंट, बिल्कुल सही बात है। नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज इसमें आ जाती है एडिशनल टू द कोर एक्टिविटीज। डिपॉजिटरी का काम भी ये कर देते हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी मतलब ये जो आप अपने डीमैट अकाउंट्स खोलते हो, है ना, डीमेटीरियलाइज्ड वे में जो सिक्योरिटीज सारी जहाँ स्टोर होती हैं, जहाँ रिकॉर्ड्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड डिपॉजिटरी, ठीक है। दो तरीके की होती है, एनडीएसएल एंड सीडीएसएल। तो डिपॉजिटरीज का काम या उसमें भी ये लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इट्स ट्रू। कैन नॉट इंगेज इन पैरा बैंकिंग बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ये सही नहीं है, है ना, ये एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इन अ हायर परचेज अग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हायर परचेज क्या है? मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा दे दिया, इंस्टॉलमेंट पे करी, और जिस दिन मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट किसी चीज को यूज करने की पे करी, फॉर एग्जाम्पल कार है ना, 1 करोड़ की गाड़ी है, तो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट आपको दे दी, आपकी गाड़ी है, यूज करी, जब तक यूज कर रही हूँ तब तक मैं इंस्टॉलमेंट पे करती गई, और मान लो मुझे मजा आ गया कि हाँ यार गाड़ी अच्छी है, मैं एंड तक ही कर लेती हूँ, तो जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अग्रीड थी, जैसे ही मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगी, आपके पास पैसा काफी पहुंच जाएगा जितना भी हमने एग्री किया था हायर परचेज में, तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी, राइट। सो ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द सेलर अंटिल द हायरर पेज फाइनल इंस्टॉलमेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। तब तक ये हायरर आपकी गाड़ी है, बाद में मेरी हो जाएगी। द हायरर गेट्स राइट टू यूज द एसेट immediately after signing the agreement. the if the hirer defaults, the seller can repossess the asset, ये दोनों बिल्कुल सही है। and hire purchase and installment sale are identical because ownership passes at the time of first payment, absolutely not। फर्स्ट पेमेंट के बाद कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लास्ट पेमेंट के बाद होती है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। An Indian IT company lease high-end servers to Singapore-based firm for a short period with the lesser retaining ownership and full maintenance responsibility. Which type of lease is most appropriate in this case? तो हाई एंड सर्वर्स की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमने सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए एक तो हमने लीज पर लिया है, तो जब भी किसी एसेट की लाइफ बहुत ज़्यादा है और हमने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ली है, तो ये ऑपरेटिंग लीज दर्शाता है। अगर 10 साल किसी की लाइफ है और मैंने 8 साल या 9 साल के लिए लिया है, तो फाइनेंशियल लीज दर्शाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, इसमें लिखा है कि लेसर के पास जो ओनर है उसी के पास पूरी ओनरशिप है और फुल मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन ये दर्शाता है ऑपरेटिंग लीज के कॉन्सेप्ट को, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the context of mutual funds, which of the following statement is about an asset management company are correct? तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? मेरे पास पैसा है, मैंने एक डब्बे में डाल दिया, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने 500 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। अब ये पूरा जो एक पॉट है, ये 1 लाख रुपए का हो गया। अब इस 1 लाख को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है अलग अलग शेयर्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगी, और जो भी रिटर्न आएगा वो हम सब में बांट देंगी। तो इस तरह से ये म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट जो है ये काम करता है। इसमें ट्रस्टीज भी होते हैं, स्पॉन्सर्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड होल्डर्स भी होते हैं, जिन्हें पॉलिसी होल्डर्स या यूनिट होल्डर्स बोला जाता है। तो एएमसी जो ये एसेट्स को खरीदने बेचने का है ना, फंड्स का काम करती है। इट इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रस्टी इज द वन जिस पे ट्रस्ट करके हमने अपना पैसा इस घड़े में डाला है, ठीक है। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी मस्ट मेंटेन मिनिमम नेट वर्थ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सेबी, हाँ तो ये बिल्कुल सही बात है। सेबी के द्वारा जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड नेटवर्थ है वो मेंटेन करके रखनी है हमेशा। ये डिसाइड करता है कि एसेट्स कहाँ पर एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि ये जो 500 रुपए डले हैं, ये 1 लाख का जो फंड है, ये कहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, कौन सी सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी, कौन सी बेची जाएंगी, लिक्विडिटी कितनी रखेंगे स्कीम्स में। और लीगली ये ओन करता है सारी सिक्योरिटीज को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओनरशिप नहीं है ये इसकी, ये मैनेज कर रहा है, इज जस्ट अ मैनेजर एंड नॉट अ ओनर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्या होता है? एमएसएमईज है, ठीक है।
इनसे हमें बहुत प्यार है, हमारी गवर्नमेंट को एमएसएमई से बहुत प्यार है। तो इनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक स्कीम निकाली है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, के भाई तुमने किसी को कुछ बेचा और उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ठीक है, 1 करोड़ का सामान तुमने किसी को बेचा, उसने तुम्हें अभी पैसे नहीं दिए, उसने कहा मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो तुम इस 2 महीने तक कैसे अपनी कैश की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे? तो एक काम करो, ये लो एक प्लेटफॉर्म, इसका नाम है ट्रेड्स, इसमें तुम अपने ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ये अपलोड कर दो और अलग अलग इन्वेस्टर्स तुम्हें इमीडिएट इसके बदले पैसा दे देंगे, 2 महीने बाद जब इससे पैसा रिसीव होगा तो ये लोग इन इन्वेस्टर्स को दे देंगे, राइट। तो कहने की बात है कि एमएसएमईज के रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए, उनके कैश फ्लोज को मेंटेन करने के लिए ये सुविधा खोली गई है। ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स द फाइनेंसिंग financing and discounting of MSMEs trade receivables. Only banks and NBFCs factors are permitted to participate as financiers on the Trades platform. Large corporates, PSUs, government departments act as buyers on Trades. They operate under the regulatory framework issued by SEBI. तो सेबी जो है ये नहीं करता, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई करता है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सब सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। द मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स, प्राइमरी डीलर के, प्राइमरी डीलर होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सबसे पहली बार डील करते हैं, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम श्योर कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें ऊपर से जा रही होंगी। एब्सोल्युटली फाइन गाइस, नो नीड टू वरी, सिर्फ एक बार फटाफट से फास्ट स्पीड में सुन लो ये लेक्चर और अपनी पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट समझो, बाद में आना तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। सो प्राइमरी डीलर्स जो है ये नेट ओन्ड फंड्स इनके पास होने चाहिए, एक मिनिमम कैपेसिटी कितनी है वो लिमिट, दैट इज 150 करोड़, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग is an option for allotting equity shares in excess of equity shares offered in the public issue as a post listing price stabilizing mechanism? इतनी भारी भरकम लाइन, क्या मतलब है इसका? पोस्ट लिस्टिंग, पहली बार मैंने लिस्ट करा है अपना शेयर, दैट मीन्स मैंने आईपीओ इशू किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल उसका प्राइस जो है वो निकल कर आ रहा था, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म, इस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ ओवर अलॉटमेंट्स कर दी और बायबैक कर दिया, अगेन मार्केट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी इन द लीगल वे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो एजेंसी जो कि देखती है कि भाई ये जो कंपनीज उधार मांग रही है लोगों से बॉन्ड्स के रूप में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, ये कल को उनका पैसा वापस तो कर पाएंगे कस्टमर्स का कि नहीं, तो उनको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इनमें से कौन सी एक रिकॉग्नाइज्ड ऑपरेटिंग क्रेडिट एजेंसी है? इट इज क्रिसिल, राइट, क्रिसिल। विद रेफरेंस सिबिल होता है ना, जैसे इंडिविजुअल्स को चेक करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए, वैसे ही क्रिसिल कंपनीज का रेट चेक करने के लिए होता है। विद द रेफरेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ आइडिया है, मैं एक इन्वेस्टर्स पकड़ के लाऊंगी और उनको बोलूंगी कि भाई आप एक काम करो, 10% इक्विटी ले लो मेरी कंपनी में, लेकिन मुझे पैसा दे दो, और लोन नहीं है, मुझे नहीं पता मैं रिपे कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आप पैसा डाल दो, प्रॉफिट अगर हो गया, अगर ये कंपनी 1 करोड़ से 100 करोड़ की गई, तो 100 करोड़ में भी 10% आपका है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये रिस्क ले लेते हैं बिजनेसेस को फंड करने का, दिस इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। So venture capital funds invest in early stage high growth potential business in exchange of equity. Absolutely true. Venture capital typically finances startups that may not have access to traditional bank loans. True. Venture capitalists actively participate in the management strategic decisions of the investee company, and investment are secured with collateral. देखो बाकी सब बिल्कुल सही है, लेकिन कोई कोलेटरल नहीं होता। अगर मेरे पास पैसे होते कोलेटरल देने के, तो मैं अपनी इक्विटी थोड़ी ना बेचती। तो कोलेटरल वोलेटरल नहीं है, कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, रिस्क है, डालना है तो पैसे डाल सकते हो, है ना, क्योंकि हाई रिटर्न्स के चांसेस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल, जो हमारे नॉर्मल बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स, ठीक है।
तो ये डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन्स देते हैं, लेकिन मर्चेंट बैंक्स इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज पे फोकस करते हैं, सही बात है। मर्चेंट बैंकर्स डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल जो है इनका मेन सोर्स ही वो है, ये भी ठीक है। कमर्शियल बैंक्स हेवीली इन्वॉल्व डे टू डे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जबकि मर्चेंट बैंक जो है ये स्पेशलाइज करते हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज से। ट्रू, बोथ कमर्शियल एंड मर्चेंट बैंक्स परफॉर्म आइडेंटिकल फंक्शंस, नहीं, ये कोर बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं ये, और जो मर्चेंट बैंक्स हैं ये मदद करते हैं बिजनेसेस की टू ग्रो। सो ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है। CAGR इज एन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम, पहले क्या थी 10,000, अब कितनी हो गई है 12, 100, ठीक है। 1/2, वाई 1/2 बिकॉज 1/n होता है फॉर्मूला, ठीक है, -1। तो इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगी मेरे पास कितना आ जाएगा 0.10, दैट मीन्स 10%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये तो CAGR का फॉर्मूला है ये, फाइनल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1/n, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स -1, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। वॉलेंटरी रिटेंशन रूट इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI, ठीक है। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए, इंडियन डेट मार्केट में आपने पैसा डाला, आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, इंडियन डेट मार्केट में आपने पैसा डाला है, ठीक है, उसके लिए VRR आपको अलाउ करता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और फ्लेक्सिबल तरीके से जब आपने अपना पैसा निकालना है तो निकाल के बाय बाय भी बोल सकते हो, और रिटेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अंडर VRR FPIs मस्ट रिटेन अ पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर अ मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड। Investment under VRR are exempt from certain macroprudential and regulatory limits. Yes, flexible एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का जरिया है, कुछ मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रखना होता है, अदरवाइज एट द डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टर है। और VRR इज डिजाइन फॉर शॉर्ट टर्म, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। NSDL जो एक डिपॉजिटरी है, ये रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है NSDL को? देखो, कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड चीज है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड चीज है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। NSDL मैंने आपको बता दिया डिपॉजिटरी है, CSDL भी डिपॉजिटरी है, दो डिपॉजिटरीज है जो हमारे लिए काम करती हैं, एंड ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज इशूड इन द मार्केट हैव मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, डेट सिक्योरिटीज, उनकी 10,000 जो है मिनिमम फेस वैल्यू रहती है, 10,000 और मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में वो इशू कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। RDS अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालने के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में पैसा डालने के लिए गवर्नमेंट ने या RBI ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च करी कि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इसमें पैसा डाल सके। सो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है डायरेक्टली, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही है। ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑक्शंस में थ्रू नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ये भी बिल्कुल सही है। परमिट्स रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। NDS OM जो प्लेटफॉर्म है, NDS नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, OM प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ये रिटेल सेगमेंट के लिए, बिल्कुल सही है। RDS रिक्वायर्स इन्वेस्टर्स टू रूट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स, नहीं, इंटरमीडियरीज नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, तो ये अगेन जो है सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विद रेफरेंस टू नोटिस मनी, मनी मार्केट होती है जो 1 साल तक पैसा जो है, किसी को भी, अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए तो 1 साल तक के लिए वो मनी मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। इसमें 3 सबसे पहले जो पढ़ते हैं हम आ जाते हैं। फर्स्ट इज कॉल मनी जो कि 1 दिन के लिए होता है, देन इट इज नोटिस मनी 1 से 14 दिन के लिए, एंड देन इट वी हैव टर्म मनी 14 दिन एंड 1 ईयर के लिए, ठीक है, अबव 14 days एंड 1 ईयर। तो इसमें नोटिस मनी की बात हो रही है कि ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फंड आप इसमें उठा सकते हो 1 से 14 दिन का, सही बात है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। नोटिस मनी notice money is used by banks to manage temporary liquidity mismatch, meet रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये भी ठीक है। एंड नोटिस मनी ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर कोलेटरल बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा नहीं है, कोई कोलेटरल इसमें नहीं जरूरी होता, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सिंगल फैक्टर स्कीम
इन इंटरनेशनल फैक्टरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिंगल फैक्टर स्कीम जो है, ओके, सो फैक्टरिंग ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पास अब अगेन जैसे मैंने आपको ट्रेड्स में बताया था ना कि एमएसएमई के पास बिल है और उनको अभी के कैश चाहिए, लेकिन जिसको उन्होंने बेचा है वो कह रहा है कि 2 महीने बाद देगा, तो वो क्या करेंगी बेचारी? वैसे ही जब दो अलग अलग कंट्रीज में हम बैठे हैं, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आपने मुझसे कुछ खरीदा, मैंने शिपमेंट भिजवा दी 2 करोड़ रुपए, आपने मुझे पे करने थे, लेकिन आपने कहा मैम अभी नहीं, मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो मैं 2 महीने तक क्या करूंगी? तो मैं एक फैक्टर अपॉइंट करूंगी जिसे कहेंगे एक्सपोर्ट फैक्टर, और आपकी कंट्री में एक होगा इम्पोर्ट फैक्टर। पहले तो मैं सारा काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टर से ही कराऊंगी, ठीक है, 2 महीने बाद भी अगर आपने आनाकानी करी पैसे देने में, तो मैं इम्पोर्ट फैक्टर की मदद से आपसे पैसे निकलवाऊंगी, राइट? एक्सपोर्ट फैक्टर और क्या करता है, ये जो 2 करोड़ रुपए आप मुझे 2 महीने बाद देने वाले हो, इसने आज ही मुझे ये दे दिए ताकि मेरे कैश फ्लोज जो है वो मेंटेन रह सके। तो ये फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है इन वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट वे, ठीक है, अदरवाइज इट इज अ फुल फ्लेजेड चैप्टर, अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। इन द सिंगल फैक्टर सिस्टम, अलग अलग टाइप्स ऑफ फैक्टर सिस्टम होता है, तो ये कह रहा है कि सिंगल फैक्टर सिस्टम में सिर्फ इंपोर्ट फैक्टर तब स्टेप इन करता है जब बायर डिफॉल्ट करता है, जब आप डिफॉल्ट करोगे तब ही सिंगल जो इंपोर्ट फैक्टर है वो आएगा, बिल्कुल सही बात है। In this arrangement, export factor handles financing, assignment of receivables and everything. True. If buyer fails to pay within stipulated period, the import factor is required to reimburse to the export factor. हाँ बिल्कुल, तो import factor come into play, आपसे पैसा निकलवाएगा और फिर export factor को पे करेगा, सही बात है। Single factor system, both export and import factors share the financial responsibility. This is not true. They don't share the financial responsibilities together. ठीक है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टाइप ऑफ फैक्टरिंग जिसमें कि फैक्टर बियर्स द इंटायर रिस्क ऑफ क्रेडिट, इट इज कॉल्ड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। एक होती है रिकोर्स, एक होती है नॉन रिकोर्स, तो जिसमें फैक्टर बियर करता है सारे के सारे रिस्क को, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकोर्स। इनविट्स को रेगुलेट कौन करता है? इनविट्स को रेगुलेट करता है आपका सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनविट्स क्या है? एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। A mutual fund scheme that primarily invests in variable rate instruments whose rates reset periodically, तो रीसेट करता रहता है रेट पीरियोडिकली, मतलब फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, फ्लोटिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ फ्लोटर फंड, ठीक है। एनुअल प्रीमियम पेबल बाय अ सब्सक्राइबर अंडर द प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी लाइफ को इंश्योर कर सकें बहुत ही कम दामों पर। तो ये जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, एंड इसका जो प्रीमियम जाता है साल का, इट इज ओनली 436, दैट इज सी वुड बी द करेक्ट आंसर। पहले 330 था, बाद में चेंज होकर इसे बढ़ाकर कर दिया गया 436। सो दिस इज ऑल फॉर द PYQs गाइज। आई होप आपको एक कॉन्टेक्स्ट या जिस रीजन की वजह से हमने ये सेशन कंडक्ट किया वो आपको समझ में आया, कि आपको थीम्स पता चला क्वेश्चंस का क्या था, है ना, डेप्थ पता चली, फीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स किस तरह से कहाँ से पूछे जा सकते हैं। सो अगेन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू कि आप edutab.in पर एक बार ज़रूर जाइए और यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं, उन्हें चेकआउट करिए। लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू 60 डेज में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2 आवर क्लासेस। मास्टर कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है फॉर योर प्रैक्टिस। ब्रोशर्स आपने सबके डाउनलोड करके देख लेने हैं, जो भी आपको सबसे बेस्ट, अपने लिए मोस्ट रेलेवेंट लगे आप चूज कर सकते हो, और कूपन कोड का इस्तेमाल कर डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्सेज हैं अलग अलग, इन सब में बेहतरीन बात एक ये है कि एक मेंटोर टॉक हर सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे कंडक्ट करी जाएगी, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपको किसी भी तरीके से एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट है ना, चाहे टाइम मैनेजमेंट, चाहे स्ट्रैटेजी बनाने में, तो वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन be a part of your journey, right? So that is all for today's session, guys. Let me know what do you think about it, and I wish you all the very best. Thank you.